अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। वही पुरानी एक दरख्वास्त कि मेरा चैनल जो आपका अपना चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और हाँ, मुझे आपकी राय का भी बहुत इंतज़ार रहता है। खिलती हुई रंगत, छरेरा बदन, दराज कद, चेहरे पर पुर एतमाद मुस्कुराहट, ये थी जवां साल बेनज़ीर, भुट्टो की सियासी वारिस, जिसने उस वक्त कामयाबी से पार्टी की कमान संभाली जब वो कम उम्र और अमली सियासत का कोई तजुर्बा नहीं रखती थी, जबकि उनके सामने जियाउल हक जैसा आमिर था। मगर हिम्मत ऐसी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जनरल जिया पीपल्स पार्टी को खत्म ना कर सका और उसे बेनज़ीर को मुल्क वापस आने की इजाज़त देनी पड़ी। मुझे याद है कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी तो एक जम्मी गफीर था जो उनकी एक झलक देखने को बेताब था। कुछ अंदाजों और अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तकबाल करने वालों की तादाद 1.5 से 2 लाख थी और हुजूम से ये आवाजें बुलंद हो रही थीं, भुट्टो हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और क्यों ना होता ये इस्तकबाल, ये लाहौर शहर ही तो था जहां पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया था और फिर यही वो शहर था जहां से पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ते-दार की जानिब सफर शुरू हुआ। बेनज़ीर का लाहौर में ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि बैन अल-अक़वामी मीडिया ने इस खबर को नुमाया सुर्खियों के साथ नशर और टेलीकास्ट किया और अखबारात ने शह सुर्खियां लगाईं। हमारे रेडियो के न्यूज़ डायरेक्टर सफदर आहद मरहूम ने उस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनरल साहब को कायल करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ये बहुत बड़ी खबर है और इसका टोटल ब्लैक आउट बिल्कुल मुनासिब नहीं। मगर रेडियो से ये खबर नशर करने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि रेडियो की नशरियात मुल्क के दूर दराज इलाकों तक सुनी जाती थी, जबकि टीवी की नशरियात उस वक्त शहरों तक महदूद थीं। लिहाजा टीवी पर खबरनामे के बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी खबर नशर की गई जिसका मकसूद ये फुटेज दिखाना था कि महज चंद 100 अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। बकौल हबीब जालिब, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये निहत्ती लड़की वजीर आजम बन गई। मैंने वजीर आजम बेनज़ीर को पहली मरतबा इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस में एक महफिल मीलाद में दूर से देखा। वो हमारी मेज़बान थी मगर सिक्योरिटी के अमले ने उन्हें हमारे करीब नहीं आने दिया। हमें खासा अजीब सा लगा क्योंकि उस वक्त तो दहशतगर्दी भी शुरू नहीं हुई थी। मुझे याद आया कि चंद बरस कबल फ़न सकाफत पर होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में जनरल जिया के अमले ने सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस के और भी शुराका से जनरल साहब को मिलवाया था। अजब बात है कि जो लीडर अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए उनको ही अवाम से दूर रखा जाता है। बहरहाल बेनज़ीर से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात लंदन के एक पुरतायुश इलाके में उनके ससुर हाकिम अली जरदारी के फ्लैट में उस वक्त हुई जब वो सिर्फ लगभग 2 बरस बाद ही अपनी हुकूमत की बरतरफी के बाद लंदन आईं और मैं उनसे इंटरव्यू करने गई। जाहिर है कि वो मुल्क के उस वक्त के सदर इसहाक खान से बहुत ही नाला थीं और सियासत के खारदार सफ़र से अमली तौर पर वाकिफ हो चुकी थीं, मगर मुझे उनमें हौसले टूटने के कोई आसार नजर नहीं आए। बेनज़ीर से मेरी तीसरी मुलाकात बीबीसी के स्टूडियोज में उस वक्त हुई जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। बेनज़ीर ने जनरल मुशर्रफ के माशाल्लाह की खुलकर मजम्मत करने के बजाय मोहतात रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। उनका ये रद्द-ए-अमल हम सब यानी बीबीसी के अमले के लिए बहुत ही अचंभे का बाइस बना कि क्या बेनज़ीर पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं थी। बेनज़ीर की सियासी जिंदगी को समझौतों की जंजीर में लिपटा धूप छांव का एक ऐसा सफर कहा जाए जिसमें छांव के लम्हात कम कम आए तो गलत नहीं होगा। मगर फांसी पर चढ़ाए जाने वाले वजीर आजम
کی دختر ہونے کے ناطے اور 2 مرتبہ خود وزیر اعظم رہنے والی بینظیر بھٹو سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ ابھی تک سیاسی حکومتوں کے اطراف میں بنی سازشوں سے ناآشنا ہوں۔ اس حقیقت سے تو انکار ممکن ہی نہیں کہ بینظیر اور نواز شریف 90 کے عشرے میں فوج کے گٹھ جوڑ سے ایک دوسرے کی حکومتیں گرا کر دراصل جمہوری نظام کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، لیکن وقت اور تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ 2006 میں لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط سے جہاں دونوں رہنماؤں یعنی بینظیر اور نواز شریف کے سیاسی طور پر میچور ہونے کی نوید ملی، تو ان حلقوں کے لیے یہ چارٹر یعنی یہ دستاویزات خطرے کی گھنٹی تھی جو سیاسی رہنماؤں کو بااعتماد اور خود مختار نہیں دیکھنا چاہتے۔ 2007 میں جب بینظیر امریکہ کے توسط سے اسی آمر سے معاہدہ کر کے ملک لوٹی جس نے ان کے پارٹی سربراہ رہنے کو قطعی طور پر خارج از امکان قرار دے دیا تھا، تو اس وقت بالکل یوں لگا کہ وہ بین الاقوامی سیاست میں گھرے پاکستان کے حالات و واقعات کی بھٹی میں جل کر ایک ایسی تجربہ کار سیاست دان بن چکی ہیں جو ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ایک مضبوط رہنما ثابت ہوں گی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بینظیر بھٹو کو قتل نہ کیا جاتا تو کیا پاکستان کا سیاسی منظر نامہ یہی ہوتا جو اب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مختلف ہوتا اور بہتر ہوتا۔ زندہ بینظیر کو سنبھالنا مشکل تھا، اسی لیے تو ان کے والد کی طرح انہیں بھی سیاسی بساط سے ہٹا دیا گیا۔ بس آج کا کالم یہیں تک۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔